नमस्कार साथियों। साइकोलॉजिकल सेशंस तेरी मेरी कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी हमारे इन सेशंस को सुनते हैं उसका लाभ दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे शेयर के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं और इसे पसंद करते हैं, उन सभी के हम सब आभारी हैं। आज हमारा सेशन है 69 और हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को होगा और हम एडवांस में आप सभी लोगों को उसकी बधाई देते हैं। और आज का सेशन महिलाओं पर समर्पित करते हैं। महिला एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से कहीं ना कहीं सभी को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या हमारा एक व्यक्तिगत जीवन हो। महिलाओं का रोल एक परिवार से लेकर, एक गांव से लेकर, शहर से लेकर एक पूरे समाज को पूरा एक निर्माण करने तक बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसी भी एक महिला को किसी भी तरीके से प्रताड़ित होने की अवस्था में पाया जाता है या उसके द्वारा कोई एक ऐसा गलत कृत्य करता हुआ दिखाया जाता है या पाया जाता है, या किसी भी तरीके से उसकी छवि किसी अलग तरीके से हम सबके सामने आती है, तो ज़रूर इस पे एक बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि हम सिर्फ एक महिला को सिर्फ एक जेंडर के नाम से नहीं जानते। महिलाओं को हम एक कुछ रिश्तों के नाम से उसके जेंडर से भी ज़्यादा जानते हैं। हम सबसे पहले अगर माँ की बात करते हैं तो उसके प्रति हमारा एक आदर, हमारा एक समर्पण और उसका हमारे जीवन में एक बहुत स्थायित्व होना, एक बहुत ताकत के साथ हमारे जीवन में उसका एक बैकबोन की तरह काम करना। तो उसके बाद अगर हम उसे उस जेंडर को और किसी रूप में जानते हैं तो फिर वो हमारी बहन, बेटी या हमारी दोस्त, इसके तहत हम इस जेंडर को किसी और करीब पहुंच जाते हैं। अगर ये जेंडर इतना ही शक्तिशाली है और इतना ही कीमती है हम सबके जीवन में, तो फिर इस जेंडर को लेकर के बहुत सारे मंच पर, बहुत सारे ऐसे स्थानों पर या बहुत सारी ऐसी मानसिकताएं इसके विरोध में भी नज़र आती हैं। क्यों होता है उसका विरोध? और आखिर जब बात एक महिला के इमोशनल वेलबींग की पे आती है, तो वो इमोशनल वेलबींग उसकी डिस्टर्ब कहाँ से होती है? वो अपनी इमोशनल वेलबींग को खुद क्यों नहीं मेंटेन कर पाती? उसकी फ्रीडम और इक्वलिटी पर कोई और बात क्यों नहीं करता? या और कोई बातें करता ही क्यों है? वो स्वयं इस पर बात क्यों नहीं करती? या वो स्वयं डिपेंड कहाँ है? हमें इन सब चीज़ों का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने के साथ साथ इसका एक इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम स्वयं अपने जीवन को कैसे सुधारें। अगर आज के हमारे एपिसोड को जितने भी जो पुरुष हैं वो सुन रहे हैं और जो महिलाएं सुन रही हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की हों, जेंडर जो फीमेल जेंडर है, तो वो इस पर ध्यान दें कि अगर हम शुरुआत पहले फ्रीडम और इक्वलिटी की बात से करते हैं, तो वहाँ पर अगर एक स्वतंत्रता आप मांग रहे हैं या एक बराबरी का दर्जा आप चाह रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में मांगना और चाहने की आवश्यकता क्यों हो रही है? ये अपने आप ऑटोमोट पर क्यों नहीं हो रहा? और हम किससे मांग रहे हैं? क्या हम खुद ही अपने आप को दे नहीं पा रहे, या हमारी मानसिकता या हमारा सोच या हमारा एक इस तरफ रुझान कि हमारा अपने आप में एक परसेप्शन क्या है, उसमें क्या कहीं कुछ पार्शलिटी है, पक्षपात है? क्या हम बाइज्ड हैं? क्या हम पहले से ही प्रीऑक्युपाइड हैं कि महिला एक जो जेंडर है उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि वो इस एज में इस रोल में ये करेगी, वो इस एज में और इस रोल में ये करेगी, जब वो 18 की होगी, और जब वो बेटी है तो ये करेगी, जब वो बहन है तो ये करेगी, जब वो माँ हो गई है तो ये करेगी। तो इस तरीके के जो ये डेफिनीशन है, तो ज़रूरत इस डेफिनीशन को ब्रेक करने की नहीं है, नई डेफिनेशन को बनाने की है। अगर आप ब्रेक करने में लग जाएंगे तो आपकी ताकत उन चीज़ों में खराब हो जाएगी जिन चीज़ों से आपको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी निराशा होगी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें उन धारणाओं को तोड़ना होगा, हमें उन विचारों को ख़त्म करना होगा। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आपको किसी को नहीं तोड़ना, आपको किसी विचारधारा का विरोध नहीं करना, आपको एक नई विचारधारा को
आगे लेके जाना है। वो विचारधारा कैसे आएगी? वो विचारधारा हम और आपके माध्यम से आएगी। इसीलिए तेरी मेरी कहानी में आज हम जिस विषय को ला रहे हैं वो विषय है वुमेन्स एंड इमोशनल वेलबींग। हमारी इमोशनल जो कनेक्टिविटी है स्वयं के साथ। यहाँ हम किसी समाज की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम किसी और जेंडर की बात भी नहीं करेंगे, हम बस सेल्फ की बात करेंगे। चूंकि वुमेन पर हमारा टॉपिक है तो ये वुमेन कैसे सेल्फ पर सेंट्रलाइज हो। सबसे पहले अपने आप में अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हर एक महिला को 3-4 स्तरों पर एक शक्ति अपने आप को एक ताकतवर महसूस करना पड़ेगा। वो सबसे पहला स्तर होगा उसका अपना एक कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव क्या होता है? जहाँ पे हमारे ब्रेन के डिसफंक्शंस होते हैं, हो जाते हैं। हमें अपने ब्रेन के फंक्शंस को बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही हेल्दियर जोन में रखना होगा। ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से? जिसमें कि हमारी मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा अटेंशन आता है। अगर हर एक महिला का कॉग्निटिव पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप वो अपना बना के रखे और किसी भी तरीके से इसको डिस्टर्ब ना होने दे, वो अपने कॉग्निटिव एरिया फंक्शंस को, ब्रेन के फंक्शंस को एक्यूरेट रखे, उसकी वहाँ से एक डिसीजन मेकिंग पावर, उसका वहाँ से एक मेमोरी, उसे हर छोटी छोटी बातें का याद रहना, उसका एक अटेंशन, आज के पूरे 24 आवर्स में उसको किस काम में अटेंटिव रहना है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो उनका कैसे सिलेक्शन करे, ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस में आता है। और अगर हर एक महिला अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत एक्यूरेट रख लेती है तो वहाँ से उसका जो एक मेंटल फोकस है वो उस तरफ चला जाता है, वो उसके सेल्फ की तरफ चला जाता है, वो कंफर्म हो जाती है। यहाँ से उसे एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और यहाँ से एक एश्योरेंस भी मिलती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। अक्सर हम इसको एक भावनात्मक सेंटेंस की तरह देते हैं कि महिला सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर उसके ब्रेन के फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग उसकी बहुत एडवांस या बहुत एक स्ट्रेंथफुल नहीं है, तो वो सिर्फ डायलॉग से कुछ भी नहीं कर सकती। अब बात आती है कि ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो डिसफंक्शंस में ना कन्वर्ट हों, उसके लिए हम क्या करें? आपका ब्रेन तभी अच्छा काम करेगा जब आपकी बॉडी अच्छा काम करेगी। आपकी बॉडी में आ जाता है कि आपका पूरा बायोलॉजिकल और केमिकल बैलेंसेस में जितने भी विटामिन्स हैं, आयरन है, जितने भी आपका पूरा प्रोफाइल है, ब्लड प्रोफाइल है, आपका पूरा इंटरनल केमिस्ट्री है आपकी बॉडी की, जहाँ से आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम चलता है, जहाँ से आपका पूरा नर्वस सिस्टम चलता है एक मशीन की तरह। अगर आप अपने आसपास होने वाले किसी भी घटना से, वातावरण से अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली आपका ब्रेन भी डिस्टर्ब होगा। तो सबसे जो ताकतवर चीज़ है एक हर जेंडर के लिए, लेकिन स्पेशली आज हम जब महिला पे बात कर रहे हैं तो उसके शरीर की ताकत भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे कंट्री में हमारी एक इस जेंडर को बहुत ही एक नाजुक तरीके से पाला जाता है और वो उसको शुरू से ये बता दिया जाता है कि आप लड़ाई झगड़ा या बहुत अधिक भार उठाना, आप बहुत अधिक मेहनत वाले काम उतने ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जबकि सच्चाई इससे विपरीत है। अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में अगर हम अपने प्राचीन अपने बहुत पुराने बात चीज़ों को सोचें तो वहाँ पर कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। हमारे देश की महिलाएं बराबर से काम करती थी, युद्ध कला सीखती थी, बहुत सारे ऐसे कामों में लिप्त थी जो कि एक पुरुष बराबरी से उसके कर सकती थी। किंतु जब बीच में हमारे इतिहास के कुछ पन्ने इस तरीके से पलटे कि कुछ अन्य जो काल था, अगर हम चाहे उसे अंग्रेजों का हमारे देश में पूरा एक स्थायित्व रखना उसको मान लें, या हम मुगलकालीन परंपरा पर चले जाएं, अगर हम उन पन्नों को पलट कर देखें तो हम देखेंगे कि वहाँ से हमारी महिला सिमटती चली गई। लेकिन उससे पहले की महिला, अगर हम और पुरानी महिलाओं पर बात करें, उनकी स्टोरीज पर बात करें, तो क्या गार्गी या उससे पहले की महिला जो शास्त्रार्थ करती थी, या उससे पहले की महिला जो युद्ध क्षेत्र में या युद्ध कला में निपुण थी, तो वो कोई भी ऐसा कार्य था, चाहे शिकार करना है, चाहे तलवारबाजी करनी है, घुड़सवारी करनी है, वो सब कुछ जानती थी और उसे सिखाया जाता था, उसे मौके दिए जाते थे।
और उसे कभी ये नहीं बताया गया कि तुम एक स्पेसिफिक जेंडर हो जिस जेंडर की शारीरिक क्षमताएं कम है। वो उतना ही खाती थी और वो उसी तरीके से एक समय आने पर अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करती थी, किंतु उन सारी कलाओं को सीखती थी, उन सारी चीज़ों में अपने एक शरीर को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाती थी। किंतु कुछ साल और कुछ एक कई हजारों साल के बाद एक ऐसी भी परंपरा आ गई जहाँ पे महिला को एक सिमेट दिया गया, वो सिमट गई। वहाँ पर जाके उसकी शरीर की जो पूरी एक संरचना थी वो तो वैसी ही रही, किंतु उसकी आदतें अलग तरीके से पनपने लगी। जैसे कि उसके अंदर हैबिट आ गई कि उसको लगने लगा कि वो शायद वीक है। और वो वीक क्यों है? क्योंकि उसका मेंसुरेशन साइकिल के दौरान उसके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ शरीर में परिवर्तन आते हैं, कुछ कष्टों से उसे गुजरना पड़ता है। उसके बाद उसका एक माँ बनना और बच्चे को जन्म देना, उस काल को भी उसने, उस समय को भी यही समझ लिया कि वो जो पीरियड है वो भी उसका एक ऐसा समय उसकी सोच में आ गया कि शायद ये भी कुछ अलग है और डिफरेंट है, और शायद यहाँ भी वो वीक है। उसके बाद से हमारे देश में बलात्कार के केसेस और दहेज उत्पीड़न या बहुत तरीके से सेक्सुअल अब्यूज या वर्बल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इस तरीके की घटनाओं ने महिला को झकझोर के रख दिया और वो और भी ज्यादा डरने लग गई या उसे डराया गया या सीन ऐसा क्रिएट होता चला गया कि महिला को अपने आप ही डर लगने लग गया। वो सचेत हो गई, वो अलर्ट हो गई, इसलिए नहीं कि उसे आगे आना है, उसे चीजों को बदलना है, वो इसलिए कि कहीं उसके ऊपर भी खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। और इस सोच से सालों गुजर गए और हम वो हर साल इन सारे मुद्दों पर बात भी करने लगे, किंतु कुछ बहुत बड़ा नहीं बदला। हाँ, शिक्षा के स्तर में सुधार आया, उसके जीवन के स्तर में इसलिए सुधार आया क्योंकि वो नौकरी करने लग गई, उसके हाथ में एक फिनेंशियल फ्रीडम आ गई। किंतु क्या अभी भी बहुत सारे इमोशनल स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या वो उतना ही खुश और उतना ही स्वच्छंद अपने आप को पाती है? शायद नहीं पाती। बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं या बहुत सारी कम पढ़ी लिखी महिलाएं, मैं आपको यहाँ पर 3-4 स्टोरीज भी शेयर करूंगी। एक वो महिला जो बहुत ही एक संपन्न, एक बहुत संभ्रांत परिवार की महिला है और वो बहुत अच्छी स्तर पर उसने अपनी पढ़ाई की हुई है, किंतु उसको वो जब बात करती है कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है और उसमें 40,000 की सैलरी है, तो चूंकि वो बहुत एक संभ्रांत घर की महिला है तो उससे ये बोला जाता है कि कहाँ तुम 8 घंटे 10 घंटे कंपनीज में जाओगी, वहाँ का कल्चर भी इतना अच्छा नहीं होता, तुम घर बैठो और हमारे बिजनेस में हम आपको एक डायरेक्टर पोस्ट दे देते हैं और आप काम करो और वहाँ पर आप आराम से एक सैलरी ले सकते हो और सारी करो, यहीं पर अपना बॉस बन के बैठो, वहाँ कहाँ नौकरी करोगे। उसके बाद जब उससे पूछा जाता है तो फिर आपने क्या किया? बोले हाँ, कुछ समय ये सब चीज़ें चली। मैंने कहा फिर आपको क्या सैलरी मिली? 40,000 या उससे कम, 30,000? बोली कहाँ, हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, फिर जब देखा तो फिर मैं काम तो करती थी बट फिर मैं कुछ लेती नहीं थी क्योंकि सीन उतना अच्छा था नहीं। ठीक है। इसी तरीके से एक और महिला आती है जिसका पति कहता है कि 3500 रुपये की सैलरी मिल रही है, अरे ये तो तुम मुझसे घर बैठे ले लिया करो, कहाँ बच्चे छोड़ोगी और पड़ोसी भी क्या कहेंगे, पूरा दिन गायब रहोगी। ठीक है। उसके बाद उससे पूछा कि आपको ये 3500 रुपये मिले? नहीं। कहाँ मिलते, कौन देता है 3500 रुपये? बहुत ही निराशा के साथ ये जवाब आते हैं। उसके बाद एक और ऐसी महिला जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स हैं और उसे एक विद्यालय में नौकरी मिलती है 15,000 रुपये महीने की, और ये 15,000 रुपये उसके परिवार में बहुत मायने रखते हैं। किंतु फिर भी उस 15,000 में उस महिला को एक ऐसा सीन दिखाया जाता है कि तुम शायद बहुत अधिक स्किल वाली हो और तुमको तो शायद प्रिंसिपल होना चाहिए, और इस तरीके से उससे एक जूनियर शिक्षिका की भी नौकरी हटवा दी जाती है। उसको ऐसा सिनेरियो दिखाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि अरे ये 15,000 तो तुम ऐसे ही ट्यूशन से कमा लोगी। तो उससे पूछा जाता है कि क्या आपने ट्यूशन किए? हाँ, ट्यूशन तो ऐसे ही रैंडम होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन अब मुझे आदत हो गई घर में रहने की। फाइनली उससे पूछा गया कि क्या आप ये 15 नहीं तो 10,000 रुपये कमा पा रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कमा पाती। इसी तरीके से एक और कहानी आती है। महिला 12वीं पास है और उसका पति उससे कहता है, वो कहती है कि मैं पार्लर का कोर्स कर लूँ, वो कहती है कि मैं कोई एक बुटीक चला लूँ। उसका पति उससे कहता है नहीं,
तुम एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हो और तुम्हें तो कुछ अच्छी नौकरी पे जाना चाहिए, तुम वेट करो, मैं तुम्हारी एजुकेशन को इम्प्रूव कराऊंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा, और ये जो पैसे तुम्हें कोई भी देगा 5,000 6,000, ये तो मुझसे ले लेना, हमारा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है। फिर उससे पूछा गया, क्या ये 5,000 6,000 रुपये कभी आपको मिले? नहीं मैडम, कहाँ मिलते हैं, कौन देता है, इतने होते तो फिर मैं नौकरी करने की सोचती ही क्यों। ये सारी कहानियाँ बताती हैं, चाहे महिला बहुत संप्रांत परिवार की हो या एक बहुत गरीब जिसको 3,500 रुपये की या 2,000 की नौकरी मिल रही हो, हर एक क्या घर का एक दूसरा जेंडर उसे ये बताने की कोशिश कर रहा होता है अलग अलग तरीके से कि तुम बहुत योग्य हो और ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये जो जो जिसको वो सुन रही है वो ज़रूर उसका अपना खास है, वो उसका शुभचिंतक भी है, वो उसके साथ रहती है, किंतु इसमें क्या उसका व्यक्ति का भला हो रहा है, उस जेंडर का भला हो रहा है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, महिला। वो महिला इमोशनल कैसे स्वस्थ हो सकती है, वो कैसे अपने आप को खुश महसूस कर सकती है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो दूसरों के बताए हुए रास्तों से चल रही है, वो गाइडेंस नहीं ले रही, वो किसी से परामर्श नहीं कर रही, वो एनालाइज नहीं कर रही, वो बात मानती चली जा रही है, इसीलिए वो इमोशनली बहुत अधिक अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पा रही है और हैप्पीनेस का लेवल डाउन है। अगर WHO के आंकड़ों के अनुसार अगर हम पाएं तो हिंदुस्तान की महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने आप को वल्नरेबल महसूस करती हैं। अगर हमारे देश में जो तरक्की हो रही है, जहां महिलाएं, ये कहा जाता है कि हर स्तर में आगे हैं, बहुत सारी जगहों पर वो एक महिला पुरुषों से भी आगे बढ़कर लीड कर रही हैं, उसी जगह पर WHO के आंकड़े, बहुत लेटेस्ट आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ निराशा और यहाँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक वल्नरेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इसके आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। और मेंटल हेल्थ महिलाओं की इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि उनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ब्रेन, कॉग्निटिव और बॉडी यानी कि आपका शरीर का आपने अपना ध्यान कैसे रखा है, उसके बाद आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द पीपल। वो चाहे आपका अपना खास व्यक्ति हो, आपका घर, अपना बेटा हो, आपका पति हो, पिता हो, कोई भी हो या माँ हो, आपको ये ध्यान देना होगा कि वो आपको क्या दृश्य दिखा रहा है और आप उस दृश्य को देखने में पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर आपका कॉग्निटिव बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर रहा है, अगर आपकी बॉडी अंदर से बहुत स्वस्थ है, तो आप हर उस बात को नकार सकती हैं जो आपको सुकून नहीं देती। आप वहाँ कह सकती हैं कि नहीं, मुझे 40,000 रुपये, मैं ये समय मैनेज कर लूँगी, बट मैं यहाँ मेरे सम्मान की बात है, मेरी पोजीशन की बात है, मेरी इमेज की बात है, मेरी छवि की बात है और मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आपका जो इमोशंस है वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी बात सुन ही नहीं रहती। आपके मन में क्या है वो आप ना तो बता पाती हैं और ना ही अपने मन की बात मान नहीं पाती। क्यों नहीं मान पाती? क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो आपका परसेप्शन है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स फैमिली, तो वहाँ पर आपको लगता है आप डर के जी रही हैं। आप कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी हो रही हैं अपने आप से, कोई दूसरा व्यक्ति आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तो आपका जो एक शरीर की जो आपकी बनावट है और प्लस आपके अंदर जो एक साइकिल है, चाहे हम उसको एक बच्चे को पैदा करना या एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसे आपने अपनी कमजोरी बना लिया है। आपको होने वाली शरीर की दिक्कतें इसीलिए है स्टार्ट हो जाती हैं, जल्दी आपको आर्थराइटिस होता है या आपको बहुत PCOD की समस्या आज हर लड़की को देखने को मिल रही है, बहुत आम हो गई है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर की सोच, हमारी ये वल्नरेबिलिटी, ये हमें अंदर अंदर खाए जा रही है कि हमें बच्चे को देखना है, आप उसे मैनेज नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपकी कोपिंग स्किल्स, आपकी समझ परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के और खुद को लेकर के बहुत सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है। शायद आपको इसकी आदत भी पड़ गई है। तो देखिए, एक बार इसको गौर से देखिए कि ये जो आदतें हैं ये क्या कहीं आपको अंदर खोखला तो नहीं कर रही, जल्दी बीमार तो नहीं कर रही, कहीं आपकी आयु 80 वर्ष हो और वो 70 वर्ष में सिमट तो नहीं रही है। आपको इन सारी चीज़ों पे अभी से गौर करना होगा। आप जिस भी उम्र में हैं शुरुआत वहाँ से कर दीजिए। हर एक जेंडर को काम करना चाहिए, हर एक जेंडर की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आज अगर हम देश पर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता क्या होती है? हम अपने स्तर से क्या कार्य करते हैं, हम अपने घर का कार्य करने के बाद भी और क्या ऐसा कार्य करते हैं जिससे हम 2-4 लोगों को लाभ पहुंचा पाते हैं, अपने एक शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को लाभ पहुंचा पाते हैं। क्या हम किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या हम किसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हम एक्टिवली क्या 10 से लेकर के कुछ एक समय हाफ इंटरवल का या पूरा दिन कहीं
अपना एक दिमाग, अपनी पूरा एक शक्तियाँ को लगाते हैं? क्या हम कहीं किसी को पढ़ाते हैं? क्या हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें संतुष्ट हम खुद को संतुष्ट कर पाते हैं? अगर आप ये सब नहीं करते और इससे आप सिर्फ चर्चा करते हैं कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, या मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, या फिर मैंने कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो निकलिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए। अगर ज़रूरी नहीं है पैसा कमाना, काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बहुत अच्छे परिवार से भी संबंधित हैं, आपको पैसे का कोई लोभ नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी आप किसी ना किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हुइए जहां आप सोशल वर्क, चैरिटी, किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को एक जिंदा रख सकती हैं। आपकी आइडेंटिटी बन सकती है, आपकी पहचान बन सकती है। ये पहचान आपको खुशियाँ देती है, कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस पर अक्सर लोग चर्चा करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, बस ताली बजाने का खेल है। जिसके लिए तालियां बज जाती हैं और जिसकी प्रशंसा हो जाती है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं और लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा बोला, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप गाना अच्छा गाते हैं या पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं और लोग चर्चा करते हैं कि आपने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, एक हमारे लिए भी बना दीजिए, बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये तालियां, ये प्रशंसा, यही बस कॉन्फिडेंस की पूरी एक सीढ़ियां हैं। आपके लिए कब तालियां बजेंगी, आपके लिए कब प्रशंसा होगी, और आप कब उस प्रशंसा को महसूस कर पाएंगी और खुश हो पाएंगी, यही आपकी इमोशनल वेलबींग का रास्ता है। तो आप अपने लिए चुनाव करिए कि आप अपने आसपास धार्मिक, स्पिरिचुअल, किसी भी सामाजिक कार्य में किस तरीके से योगदान दे सकती हैं। अगर आपके पति किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य में भी क्या कुछ हिस्सा निकाल कर, क्या कुछ समय निकाल के उस कार्य से भी जुड़कर क्या हम अपने समाज को कहीं ना कहीं किसी तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं अपनी सेवाओं से। आप तलाशना तो शुरू करिए। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमताएं हैं, कुछ कुशलताएं हैं, कुछ स्किल्स है। अगर ये जेंडर अपनी कुशलताओं और अपनी स्किल्स को पहचान लेगा, तो इसको किसी भी तरीके का इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं होगा। हम घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम लोगों की बातें सुन सकते हैं। आप एक बार तलाशना शुरू करिए। वो किचन का काम मॉर्निंग में 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। और उसके बाद बच्चों को इस तरीके से पालिए कि बच्चे अपने आप स्वयं में उनका कॉग्निटिव, उनकी फिजिकल फंक्शनिंग और उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑटो मोड पर एक्टिवेट रहे। आपकी गाइडेंस और आपका साथ और आपका एक उनके साथ उनको समझना, यही उनके लिए काफ़ी है। उनके साथ बहुत घंटे बैठना या उनके लिए सारे कार्य को रोक देना, ये आवश्यकता नहीं है और इसकी ज़रूरत भी शायद नहीं है। उन्हें भी अपने आप पनपने दीजिए। तो बाधाएं आपके मस्तिष्क में है, आपकी विचार में है कि बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, सभी कुछ सब हो जाएगा। आप एक बार विचार बनाइए। अपनी इमोशनल और आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग है, उसमें उदासी, उसमें एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या उसमें अननेसेसरी कुछ फियर, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इसका फियर कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं ले जा रहा, कहीं आप बीमार तो नहीं हो रही हैं। आप देखिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, अपनी डाइट को अच्छा करिए और बस निकल पड़िए किसी ना किसी कार्य में। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य यह नहीं कि आपको पैसा कमाना है, इसका उद्देश्य यह है आपको खुद को तलाशना है, तराशना है और इस जीवन को सुखमय होकर के जीना है, खुश होकर जीना है, जिससे आप कह सकें, आपकी जो बैकबोन है उससे जुड़े हुए हर एक पूरी नाड़ी तंत्र ये महसूस कर पाए कि यह जीवन आपने संतुष्ट होकर और खुश होकर जिया है। अगर ये सोच हर एक महिला के अंदर आ जाए, हर एक लड़की के अंदर आ जाए, तो होने वाली जो संतानें हैं वो कितनी हष्ट-पुष्ट होंगी, इसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो कोशिश कीजिए, अगर आप एक माँ हैं तो, और अगर आप माँ बनने वाली हैं तो, अगर आप कभी इन फ्यूचर माँ बनेंगी, तो इस समाज को, इस देश को कुछ ऐसे बच्चे दीजिए जिससे कि लोग उन पर गुमान करें और गर्व करें कि हाँ, इसकी माँ बहुत शक्तिशाली है, पूरी तरीके से कॉग्निटिवली बहुत अधिक ताकतवर है, शारीरिक बहुत अधिक एक बीमार नहीं है, बहुत ही संतुष्ट करती है वो अपने आप को, खुद को। अगर आप अपने शरीर से, मन से, साइकोलॉजिकली, इमोशनली खुद को संतुष्ट करती हैं, तो डेफिनेटली आने वाली संतान के अंदर भी ये संतोष, ये संतुष्टि उसको बहुत आगे ले जा सकती है। तो आप इसकी ताकत को पहचानिए और कोशिश करती हूँ कि आज का सेशन आपको अंदर तक कुछ ना कुछ ज़रूर मैसेज पहुँचाएगा, हर उस महिला को और हर उस पुरुष को ये बता
बताएगा कि जो महिला है उसको हमें गाइडेंस नहीं, उसको हमें मार्गदर्शन नहीं, बस साथ चाहिए, वो साथ चाहिए और एक ऐसा विश्वास चाहिए जिसमें कोई भी जेंडर हो, बस वो निरंतर चलता रह जाए, तरक्की करता जाए और आर्थिक उन्नति सभी चीज़ों की उन्नति का एक जरिया नहीं होती। मानसिक उन्नति, आपकी एक अपनी संतुष्टि की उन्नति, वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उन्नति है। तो आप सभी लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलिए। फ्रीडम में जो सुंदरता है वो किसी को भी कंट्रोल करने में बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश कीजिए इस स्वतंत्रता को दूसरे को भी दीजिए, खुद भी स्वतंत्र रहिए, ना किसी को कंट्रोल करिए और ना ही किसी के कंट्रोल में आइए। अपना स्वयं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आपका कॉग्निटिव और आपकी सोच ही आपकी असली स्वतंत्रता है। तो खुद को स्वतंत्र महसूस करिए और आने वाले इंटरनेशनल वुमेन्स डे को हर साल बहुत ही उल्लास के साथ मनाते रहिए। वो तभी मन पाएगा जब आप वाकई में अंदर से खुश होंगी और अपनी समस्याओं का हर निदान आपके हाथ में होगा। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। हमारे तक अपने साइकोलॉजिकल मुद्दों को पहुंचाते रहिए, हमारी हेल्पलाइन में कनेक्ट रहिए। हमारे इस आज के सेशन को जितने भी लाइक और शेयर आप कर सकते हैं वो करते रहिए। और अगले किसी भी एक विषय को आप चुनना चाहते हैं या हमसे चाहते हैं कि हम उस पर अपनी एक आप तक कुछ सूचनाओं को और आपको इन्फॉर्मेशन एडुकेट करें साइकोलॉजिकल सेशंस के माध्यम से, तेरी मेरी कहानी, तो आप हम तक जुड़े रहिए और अपना विश्वास और अपना प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ आज के सेशन से अलविदा लेते हैं और फिर अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपके साथ कनेक्ट होंगे। इसी के साथ नमस्कार।